नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा। आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी आज जो हम आपको इस सेशन में लेके आए हैं, मैं आपको आज कॉस्ट से रिलेटेड, यानी जो आपका लागत होता है चैप्टर, उस लागत से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ, जिसको आज हम करने वाले हैं। और वो जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, यानी एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और उम्मीद ये रहेगा कि आपके जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू दिए हुए हैं, सारे एमसीक्यू को आप बहुत ही भली बात समझ पाएंगे, ठीक है ना। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसके पहले जितने भी कॉस्ट का टाइप है, यानी कॉस्ट का जो चैप्टर है, उस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद ये जो आपका एमसीक्यू है वो आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं यही हो सकता है आपके सामने ऐसे ही करूं कि जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, उस चैप्टर के एंड होने पर उसके बाद मैं उस चैप्टर का पूरा जितना भी एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कहने का यह है कि उस जो चैप्टर पार्टिकुलर चैप्टर होगा, उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जो एग्जाम में जिनकी पॉसिबिलिटीज है आने की, सारे क्वेश्चन को मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आऊँगा, लेकिन उस चैप्टर के एंड होने पर। फिलहाल हम लागत वाले चैप्टर को एंड कर चुके हैं ना। हो सकता है कि आपका पहला क्वेश्चन ना दिख रहा हो, मैं उसको रीड करके बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक लागत में शामिल होता है। मैंने आपको ऑलरेडी इस पर सेशन लिया हुआ है कि मौद्रिक लागत क्या होती है, उसके बारे में डिटेल मैंने बताई है। सारे एमसीक्यू को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपके समझ में नहीं आएगा तो आप जो है इस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ठीक है, या हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए, मौद्रिक लागत में शामिल होता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और इस क्वेश्चन का आंसर यानी आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला विकल्प है मौद्रिक लागत में शामिल होता है। पहला विकल्प है सामान्य लाभ, दूसरा है अव्यस्त लागतें यानी अव्यक्त लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट, और ये आपका जो है चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी, ठीक है। तो आपको बताना है कि मौद्रिक लागत में शामिल कौन सा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मौद्रिक लागतें वे लागतें होती हैं जो कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी रिसोर्स को खरीदने के लिए जो पे आउट करता है, जो भुगतान करता है, अगर उसकी भुगतान मुद्रा रूप में करता है तो मौद्रिक लागत के अंतर्गत आती है। और मैं आपको बता दूं कि मौद्रिक लागत के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है आपकी व्यक्त लागतें, ठीक है ना, और एक आती है अव्यक्त लागतें, एक आती है सामान्य लाभ, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट, ये तीनों आपका आता है मॉनेटरी कॉस्ट में, यानी मौद्रिक लागत में। यानी आपके सामने यहाँ पर तीनों ही विकल्प अवेलेबल है, यानी इनमें सामान्य लाभ भी है, अव्यक्त लागतें भी हैं और व्यक्त लागतें भी हैं, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहले का क्वेश्चन का ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्थिर लागत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो स्थिर लागत होता है वो क्या होता है, ठीक है। स्थिर लागत का मतलब है कि आपके पास जो भी आपके पास स्थिर पूंजी है, स्थिर साधन है, उस स्थिर साधन को आप जितना पेमेंट करते हो, जो भी आप पैसा देते हो, भुगतान करते हो, वो आपका स्थिर लागत होता है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी उत्पादक है, वो उत्पादक कुछ बनाने के लिए कोई फर्म डाल रहा है, तो फर्म डालने के लिए यानी फर्म स्थापित करने के लिए उसके पास क्या चाहिए, उसके पास लैंड चाहिए। लैंड क्या है, आपका अस्थायी पूंजी है, यानी अस्थायी संपत्ति है। और उस अस्थायी संपत्ति के लिए आप भाड़ा किराया देते हो, तो जो आप भाड़ा और किराया देते हो वही आपकी अस्थायी लागत है, ठीक है। तो अब आपको जानना है यहाँ पर कि इसमें से अस्थायी लागत यानी स्थिर लागत नहीं है, कौन सा नहीं है। ब्याज है, ब्याज आपको मतलब मिलता ही मिलता है, वो तो फिक्स रहता है कि एक साल के लिए आपको इतना ब्याज देना होगा, या इस रुपए पर जो आपने लिया है उस पर इतना इंटरेस्ट देना होता है, वो तो फिक्स होता है, ठीक है ना। अब आपको ये तो स्थिर लागत हो गई, ब्याज जो है वो स्थिर लागत के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, बीमे का प्रीमियम, यानी जो भी आप ईएमआई कराते हो या बीमा कराते हो, तो बीमे का जो भी आपका ईएमआई आता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट आता है, वो भी फिक्स रहता है। मतलब आपको हर मंथ या हर ईयर जो भी ईएमआई आता है, मतलब कि आपको अगर 2000 रुपये पर मंथ देने हैं तो अब वो फिक्स हो जाता है, मतलब वो स्थिर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका स्थिर लागत के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आपको बताना है स्थिर लागत के अंतर्गत नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं, कच्चे माल का लागत। अब आपको पता है कोई भी वस्तु बनाने के लिए आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को अलग अलग जगह से लाते हैं। जब आप अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल को लाते हैं तो अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा, यानी कच्चे माल का आप अलग अलग पेमेंट करेंगे और हर समय आपका जो कच्चा माल होगा उसकी पेमेंट आप अलग अलग करते हैं। तो आपका कहीं कहीं आपको नजर आ रहा होगा कि कच्चे माल का जो भी आप पेमेंट करते हैं वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, ये आपका परिवर्तनशील लागत हो जाता है, मतलब ऐसा लागत जो आप परिवर्तित कर सकते हो, जिसमें आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका ये कच्चा माल क्या हो जाएगा, ये आपका अस्थायी लागत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि फैक्ट्री का किराया, यानी आप जो भी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का जो किराया देते हैं उसका किराया तो फिक्स होता है, इसलिए वो भी अस्थायी लागत के अंतर्गत आ जाएगी। तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्पादन में, यानी तीसरा क्वेश्चन है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाते हैं उसमें वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में अंतर क्या होता है। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि जैसे जैसे कोई भी उत्पादक है वो उत्पादन की मात्रा बढ़ाता जाता है तो आपको बताना है कि कुल लागत और कुल स्थिर लागत में क्या अंतर होता है, ये आपको यहाँ पर जानना है। तो इसका जो है डायग्राम मैंने ऑलरेडी बताया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। स्थिर रहता है, मतलब इनके बीच जो भी अंतर रहता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आपका औसत स्थिर लागत है यानी AFC वक्र है वो क्या होता है, मतलब हमेशा नीचे की ओर रहता है, हमेशा x अक्ष के समानांतर होता है, और आपका ऑप्शन सी है हमेशा y अक्ष के समानांतर रहता है, और जो आपका अगला ऑप्शन है वो पूछ रहा है किसी भी आकार का हो सकता है। आपको वो ये बताना है कि आपका AFC वक्र होता है ना, ये किस टाइप का बनता है। ठीक है ना, AFC मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, यहाँ पर AFC जो आपका है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से आपका AFC बनता है। AFC का मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी स्थिर औसत स्थिर लागत या स्थिर औसत लागत, जो भी आप बोल दीजिए। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि क्या हो रही है, ऊपर से यानी शुरू में क्या होगी, प्रोडक्शन के साथ साथ घटती जाती है, एक समय के बाद ये हो जाती है, ये इसके समान हो जाती है, मतलब कि घटती जाती है। तो आपके सामने क्या है, हमेशा नीचे की ओर जाता है, ओबियस सी बात है, ये हमेशा नीचे की ओर जा रहा है। उसके बाद अगले बढ़ते हैं, ये ऑप्शन तभी तक आपका सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका बी ऑप्शन क्या है, हमेशा x अक्ष के समानांतर होता है। आप देख रहे हैं कि ये x अक्ष के समानांतर नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमेशा y अक्ष के समानांतर रहता है। अब आप ये देखिए, ये क्या ये जो है AFC आपका y अक्ष के समानांतर है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब कि आपका ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी भी आकार का हो सकता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका आकार तो फिक्स है, ये किसी भी आकार का कैसे हो सकता है भाई, नहीं हो सकता। तो यानी ए ऑप्शन भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यानी चौथे का जो आंसर होगा वो फोर्थ का ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अल्पकाल में, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, केवल परिवर्तनशील लागत होती है, ठीक है, और ऑप्शन बी है केवल स्थिर लागतें होती हैं, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है लागतें होती ही नहीं है। ये भाई साहब, ये देखो चौथा ऑप्शन इसमें बड़ा ही अजीब है, लागतें होती ही नहीं है। फ्री में कोई चीज़ कोई थोड़े देगा, किसी भी प्रोड्यूसर को अगर उत्पादन करनी है तो ऐसे कोई किसी को फ्री में थोड़े दे देगा। कहा भाई आपको उत्पादन करनी है, आप ले जाओ, जितना मन करे उतना ले जाओ, प्रोडक्शन करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी क्या दानी बना बैठता है क्या, ऐसा नहीं होता। यानी ऑप्शन डी बहुत ही लाजवाब है। फिलहाल के लिए हम अपने क्वेश्चन के बढ़ते हैं आगे। तो आपका फिर क्वेश्चन पूछ रहा है अल्पकाल में, ठीक है, अल्पकाल में आपको पता ही है कि स्थिर साधनों के साथ साथ आप परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हो, ठीक है ना। तो यानी आप दोनों की कास्ट को पे आउट करते हो। अगर आपने जमीन लिया है किसी वस्तु को बनाने के लिए तो आप जमीन का किराया भी दोगे, और उसके साथ ही साथ जो भी आप लेबर, कैपिटल और सिंचाई के लिए यानी पानी की व्यवस्था करोगे, लाइट की व्यवस्था करोगे, ये सब क्या है, इन सब की भी पेमेंट करोगे। मतलब स्थिर लागत के साथ साथ आप परिवर्तनशील लागत को भी लगाओगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या है, केवल परिवर्तनशील लागत, ऐसा तो नहीं हो सकता, केवल यही नहीं होता। केवल स्थिर लागत, ये भी नहीं होता, केवल नहीं होता। अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी दोनों, यानी स्थिर लागत भी होती है, यानी स्थिर लागत भी होगी, और इसके साथ ही साथ आपका परिवर्तनशील लागत भी होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिफ्थ वाले क्वेश्चन का ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इन शॉर्ट रन में आपको अस्थायी लागत के साथ साथ परिवर्तनशील लागत को भी वहन करना होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए।
आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाते जाते हो के साथ साथ एएफसी यानी औसत स्थिर लागत क्या होती है। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ एएफसी औसत स्थिर लागत क्या होती है। ध्यान से देखिए, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, इसमें यही पूछ रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ एएफसी यानी ये आपका एएफसी है क्या होता है, उसके साथ में बढ़ती है, घटती जाती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है बढ़ती जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एएफसी क्या है, उत्पादन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आपकी लागत दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता है ना तो एएफसी कैसा, एएफसी किस तरह से व्यवहार करता है। यानी पहला ऑप्शन है बढ़ती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या ये बढ़ रही है, ये तो घटती हुई नजर आ रही है ना, तो ये बढ़ तो रही है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है। आगे देखते हैं, घटती जाती है, ओबीएस सी बात है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये क्या होती है, धीरे 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 घटती जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अभी तक भी सही हो रहा है। ठीक है, यानी घटती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्थिर रहती है, यानी आपको यहाँ पर दिख रहा है ये स्थिर नहीं है, ना तो वाई एक्स के समानांतर है, ना तो एक्स एक्स के समानांतर है, ना तो किसी के समानांतर है, मतलब कि यहाँ पर आपको स्थिर नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, न मतलब कहने का है ना ए सही हो सकता है ना बी ना सी, ऐसा तो नहीं है, इसमें से आपका ये सही है। तो यानी जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि एएफसी का रवैया किस तरीके से है प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एएफसी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ एएफसी क्या होता है, घटता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। दूसरे टर्म बोलें तो यह डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ती जाती है एएफसी क्या होता है, वो घटता हुआ चला आता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो एएफसी है इसका शेप जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी आयताकार अतिपरवलयाकार होता है। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेके आया, अभी और सारे इस पर हो सकता है कि 2 या 3 सेशन आए जिसमें मैं आपको 5-6 क्वेश्चन मतलब लेके आऊँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी शॉर्ट बन जाए, छोटी बन जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।